हेलो बच्चों, आज हम लोग यूआरटीएस पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। ओ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। तो बताओ यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूँ इस पॉइंट पर, यार बताओ ये प्लस क्यू यहां रखे टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, राइट। ये प्लस क्यू इस टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा और ये प्लस क्यू इस टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा। और बताओ ये तीनों वेक्टर ई के मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज से दूरी सबकी बराबर है, तीनों वेक्टर बराबर होंगे और डायरेक्शन में इनके बीच का एंगल 120, ये 120 और ये 120, तीनों एंगल बराबर होंगे 120 120। तो अब तुम्हें पता है ये तीन वेक्टर अगर 120 120 पे होते थे तो इनका रिजल्टेंट, ये तो बहुत बेसिक बात है वेक्टर की, इसका रिजल्टेंट 0। तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा बच्चों, राइट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो जरा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो सोचो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होनी है, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होनी है। अब बताओ ये फील्ड 0 करने के लिए प्लस चार्ज है तो यहाँ पे इंड्यूस करेगा माइनस माइनस, यहां इंड्यूस करेगा प्लस प्लस, लेकिन टोटल चार्ज इस कंडक्टर पे अभी भी 0 होगा और ये ऐसे इंडक्शन करेगा कि प्लस से माइनस की तरफ इसका अपना इंड्यूस्ड फील्ड आए जो इस प्लस क्यू वाले फील्ड को कैंसिल करे और नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 रहे, राइट। तो जरा बताओ तुम मुझे इस प्लस से जो फील्ड लाइन जाएंगी और ये माइनस में यहाँ एंटर करेंगी, लेकिन बताइए ये माइनस ये स्फीयर है, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है हमेशा और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के। तो बताओ ये चूंकि स्फीयर है तो ये वाली फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर यानी रेडियली हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि आगे इनको अगर मैं बढ़ाऊं तो ये सेंटर पे कट करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस है तो ये फील्ड लाइन फिर से रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलेंगी और अगर इनको पीछे बढ़ाएं तो ये सभी सेंटर पे कट करेंगी, राइट। अच्छा इसमें देखो ये रेडियली नहीं हुई है, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये फील्ड लाइन अंदर आ रही है, गलत है। यहाँ पे बताओ फील्ड लाइन इससे बाहर निकल रही है, गलत। ये बताओ प्लस चार्ज था, यहाँ माइनस चार्ज था, तो यहाँ फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड, यहाँ रेडियली आउटवर्ड होनी चाहिए। तो आंसर फर्स्ट ही होगा बच्चों। क्लियर है एकदम से? आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बताओ यहाँ पर हमको डाइपोल मूवमेंट पूछा है, ये प्लस 2q, ये माइनस q, ये माइनस q। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको 2 डाइपोल में ब्रेक करेंगे। इस 2q को एक प्लस q एंड दूसरा प्लस q लेंगे, राइट। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो बताओ ये एक डाइपोल मूवमेंट आएगा, एक डाइपोल मूवमेंट ये आएगा और ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। तो ये p वेक्टर, ये p वेक्टर। तो ये सवाल ऐसा हो गया, ये एक p और एक ये p और इनके बीच का ये एंगल 60 डिग्री, राइट। तो बताओ इनका रिजल्टेंट p नेट रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस 2pp cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये हो गया √3p। और जो p होगा डाइपोल मोमेंट वो होगा चार्ज इनटू बीच की दूरी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट √3p की जगह q इंटू a। तो आंसर थर्ड हो जाएगा बच्चों। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। An electric dipole is placed perpendicular to infinite line of charge at some distance as shown in figure.
ये हमारा एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है बच्चों, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो यहां माइनस का क्यू होगा, यहां प्लस का क्यू होगा। आप खुद सोचो, आप इस लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे होती थी, राइट? तो जरा बताओ, इस माइनस के ऊपर फील्ड ज्यादा, यहां फील्ड कम। याद करो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता था, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता था। तो यहाँ आर कम है तो यहाँ फील्ड ज्यादा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा और यहाँ फोर्स लगेगा कम। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, और ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स डाइपोल पर लेफ्ट साइड आएगा। और लेफ्ट साइड आने का मतलब है ये डाइपोल लाइन चार्ज के द्वारा अट्रैक्शन फील करने वाला है। तो आंसर हमारा बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है एकदम से? कोई प्रॉब्लम? अब आते जरा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गॉस लॉ। बताओ, गॉस लॉ में ये मान लो एक गॉसियन सरफेस होती थी, राइट? और इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज है मान लो प्लस Q1, ये माइनस Q2, ये मान लो प्लस Q3, तो बाहर में है मान लो Q4, राइट? हमसे कहा जा रहा है कि इस गॉसियन सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, बताओ याद करो, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था। सबसे पहले तो किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता था हमारा ये इंटीग्रेशन, जो कि वास्तव में फाई होता था, फ्लक्स होता था थ्रू क्लोज सरफेस। तो ये फ्लक्स किन बातों पर डिपेंड नहीं करता था? एक तो इसके शेप पर, सरफेस के शेप पर, गॉसियन सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता था। दूसरा, आउटर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता था। और तीसरी बात, जो इनर चार्जेस हैं वो Q1 यहाँ की वजह यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यानी इनर चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करता था। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनर चार्जेस पे तो डिपेंड करता है लेकिन इनर चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या वो बोल रहे हैं सवाल में। तो ऑप्शन पढ़िए जरा, क्वांटिटी E डॉट ds दैट इज द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, कह रहे किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करेगा? कह रहे इज अफेक्टेड बाय द चार्ज लाइंग आउटसाइड, आउटसाइड चार्ज से अफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, गलत। क्वांटिटी E डॉट ds दैट इज द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड चार्ज पे तो डिपेंड करता है लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी गलत हो गया बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, ध्यान दीजिए, ये चार्ज अंदर कहीं भी फैला दिया जाए इस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वांटिटी E डॉट ds इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द गॉसियन सरफेस, बिल्कुल सही लिखा है, यही है वो आंसर। चौथा पार्ट, द इंटेंसिटी E डॉट ds डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस, बिल्कुल नहीं, शेप पर डिपेंड नहीं करता है। आई थिंक क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करता था? एक तो आउटर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरा इनर चार्ज पे डिपेंड करता है बट इनर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, और तीसरी बात, ये गॉसियन सरफेस का शेप कुछ भी बना रहे, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि बताइए जो फ्लक्स है वो सेम रहता है, वो गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Two short magnet of equal dipole moment M are fastened perpendicularly at their center. The magnitude of the magnetic field at a distance d from the center of on the bisector of the right angle. बताओ राइट एंगल पे बाइसेक्टर पे, तो ध्यान दीजिए, ऐसे एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट बेटा ऐसे है, ऐसे हो गया ये सवाल। देखिए ये दो मैग्नेट है और यहां पे कोई पॉइंट है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा पॉइंट आ गया बेटा। और इक्वेटोरियल लाइन पर याद करो मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई डी क्यू, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई डी क्यू। तो इसकी वजह से इधर आया मान लो, अच्छा इसकी वजह देखो, इसकी वजह से ये वाला,
इसकी वजह से इसके अपोजिट आता था, मान लो इधर आया और इसकी वजह से इधर आया, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट आता था, मान लो इधर इसकी वजह से इधर, तो दोनों 90 पे होंगे। हालांकि हमें मैग्नीट्यूड पूछा है तो फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा नेट वो आएगा रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया √2b बेटा। अब √2v की वैल्यू देखो जरा, √2v की वैल्यू बताओ बाइसेक्टर लाइन पर एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट m है, मैग्नेटिक फील्ड μ0/4m/d³, ये आंसर होगा बेटा। तो यहां आंसर हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, a hemisphere of radius r is placed in an electric field E as shown in the figure. Total outgoing flux, बताओ आउटगोइंग फ्लक्स, तो बताओ जितना फ्लक्स इस सरफेस से इनकमिंग होगा उतना ही तो इस सरफेस से आउटगोइंग होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स 0 होना है। तो आप हमको बताओ जरा, यहाँ पर फाई सर्कल से प्लस फाई कर्व्ड से मिलाकर के क्लोज सरफेस है 0 होना है। अगर किसी 3D सरफेस को, क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया तो क्या बताओ पूरा फ्लक्स 0 आने वाला है, जिसमें से ये आउटगोइंग फ्लक्स है, ये इनकमिंग फ्लक्स है। तो इनकमिंग फ्लक्स होगा, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो ये हो गया EA1 cos 180 इनकमिंग फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स, और ये हो गया हमारा आउटगोइंग फ्लक्स बराबर 0। तो आउटगोइंग फ्लक्स जो आया बच्चों वो आया E0 या E इंटू A1 हमारा हुआ पाई r², और cos 180 -1 हुआ तो उस तरफ जाके प्लस हो गया बेटा, देख लीजिए। तो E इंटू पाई r², ये आंसर। ये cos 180 -1 होगा, मैंने उस तरफ भेज दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पढ़ते हैं भाई। Two metallic sphere of radii r1 and r2 are charged to the same voltage. The ratio of charge on the sphere, लो भाई दो मेटालिक स्फीयर है तो पोटेंशियल A का K Q1/R1, राइट, हालांकि कैपिटल R है तो कैपिटल R1 कर दे रहा है। B का पोटेंशियल K Q2/R2। अब आपसे कह रहे हैं सेम वोल्टेज है भाई, तो VA बराबर VV, तो यहां पे बताओ K टाइम्स Q1/R1 बराबर K टाइम्स Q2/R2। तो Q1/Q2 की वैल्यू बच्चों R1/R2 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा बेटा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर। Initially, the sphere A and B are at potential VA and BB respectively. ध्यान दीजिए, इनिशियली दोनों का पोटेंशियल VA and BB है। Now sphere B is earthed. अब हमने B को अर्थिंग करा, बाद में अर्थिंग करा, ध्यान दीजिए। By closing the switch, the potential of A will now become, तो कह रहे हैं A का पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, राइट, क्लोज करने के बाद। तो ध्यान से देखिएगा, पहले जब स्विच ओपन था तो मान लो इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज मान लो Q2 है। इसकी रेडियस मैं R1 माने ले रहा हूं, इसकी रेडियस R2 माने ले रहा हूं, कोई दिक्कत? तो चलो भाई, पहले व्हेन स्विच इज ओपन, इस सवाल को मैं दो पार्ट में करेंगे। कभी भी इंटरकनेक्शन की प्रॉब्लम को हम लोग दो स्टेप में करते हैं। पहले व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, तो बताओ जब स्विच ओपन होगा तो पोटेंशियल A का K Q1/R1 और Q2/R2, ये A का पोटेंशियल। पोटेंशियल B का K Q1/R2 प्लस Q2/R2, ये पोटेंशियल B का होगा, B की सरफेस का। तो जरा सोचो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा K
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये तो कट गया। Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 सॉरी Q1 अपॉन यहां पर Q1 अपॉन R1 माइनस Q1 अपॉन R2। ध्यान से देखना बेटे, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब सुनना। अब मैं एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ स्फीयर ऑफ बी, जो कि आउटर स्फीयर है, आउटर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है बच्चों, बढ़िया समझिएगा। और अगर आउटर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो सोचो, जब अर्थिंग करी अपन ने, तो जैसे तुम अर्थिंग करोगे तो बताना ये हमारा चार्ज Q1 ही रहेगा। इस पे चार्ज हमने मान लिया Q2 डैश नया चार्ज, और ये अर्थिंग हो गई। तो अर्थिंग करने से क्या Q1 बदलेगा? Q1 तो नहीं बदलेगा। फाइनल चार्ज इस पे Q2 की जगह Q2 डैश हो गया। इसका मतलब यार यही तो हुआ कि आउटर स्फीयर का चार्ज बदलने वाला है, राइट। वो अगर आउटर स्फीयर का चार्ज बदलेगा, लेकिन इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस में आउटर स्फीयर का चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आउटर स्फीयर की अर्थिंग करने पर नया पोटेंशियल का डिफरेंस VA डैश माइनस VB डैश, ये नया पोटेंशियल डिफरेंस, और बताओ पुराना पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस में Q2 का कोई रोल ही नहीं था, आउटर स्फीयर के चार्ज का रोल ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि नया पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का और पुराना पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। लेकिन बताओ, नए पोटेंशियल डिफरेंस में VB तो 0 हो गया, तो नया वोल्टेज A का पुराने वाले वोल्टेज डिफरेंस के बराबर ही आएगा। ये आंसर होगा बेटा, ये आंसर होगा, बढ़िया जान लीजिए। आई थिंक क्लियर। या चलो मैं निकाल के भी दिखा सकता हूं। देखिए, आप क्या करो कि भाई क्वेश्चन देखिए खत्म हो गया। अब मैं इसी को थोड़ा और बताना चाहता हूं कि मैं नया पोटेंशियल इसका A का निकाल के दिखाता हूं, जो कि इसी के बराबर आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर B का वोल्टेज 0 हुआ तो B का वोल्टेज जरा 0 करो, तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन R2 और प्लस Q2 डैश अपॉन R2। तो यहां से Q2 डैश आ गया माइनस Q1। ठीक बेटा, अब सोचो A का नया वोल्टेज जिसे हम लोग बोलेंगे VA डैश, वो हो जाएगा K Q1 अपॉन R1 Q2 डैश अपॉन R2। और बताओ Q2 डैश की वैल्यू माइनस Q1 है, तो नया वोल्टेज A का K Q1 अपॉन R1 माइनस Q1 अपॉन R2। चेक करो, ये जो नया वोल्टेज A का आ रहा है, क्या ये पुराना A और B के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर लिखा है? यस, इसका मतलब नया वोल्टेज A का पुराने पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही आया, VA माइनस VB के बराबर आया। आई थिंक क्लियर, बढ़िया सवाल था, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। There exists a uniform electric field in the space as shown in the figure. 4 points A, B, C, D are marked which are equidistant from the origin. ध्यान दीजिए, यहां से ये दूरी x है, ये भी x है, ये भी x है, और इधर ये भी x है। तो जरा कुछ बातें ध्यान से देखिएगा यार। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये पॉइंट A है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और ये एंगल 30 है। लेकिन सोचो, जो D पॉइंट है वो यहां है और B पॉइंट यहां है, और B और D दोनों इक्विडिस्टेंस है, राइट। वो अगर इक्विडिस्टेंस है तो जरा बताओ, क्या मैं ये कह सकता था ये एंगल और ये पूरा एंगल, रुकिएगा यहां पर थोड़ा सा रुक जाइए, सही से बना देता हूं। देखिएगा भाई, यहां पर ये पॉइंट
बी है और ये पॉइंट डी है, लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे आ रही है और ये एंगल 30 है और ये पॉइंट ए है। तो सोचो ये एंगल अगर थीटा होता तो यहां पर ये पूरा एंगल थीटा होता, पूरा एंगल थीटा होता। बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। तो आप हमें एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है बेटा। तो यार बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस वेक्टर का जरा कंपोनेंट इधर देखो, ये एंगल 30 प्लस थीटा होगा। तो बताओ जरा, और ये एंगल थीटा माइनस 30 होगा, तो ये एंगल बड़ा है, तो यहाँ कंपोनेंट कॉस छोटा आएगा, ये कंपोनेंट छोटा, और ये एंगल कम है तो ये कंपोनेंट बड़ा होगा। कंपोनेंट लिख रहा हूं ये। तो जरा सोचो, ए से डी की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी। तो बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस। तो यार यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इंटू डी आएगा, ये इधर E1 इंटू डी आएगा, डी तो दोनों में बराबर, E2 बड़ा है तो यहाँ ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस, और ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस यानी कि ज्यादा पोटेंशियल कम हो गया, और ज्यादा पोटेंशियल कम हो गया तो पोटेंशियल बचेगा कम, यानी डी का वोल्टेज कम होगा और बी का वोल्टेज ज्यादा होगा। ये तो तय हो गया। अब देखो भाई, यहां से यहां तक गए तो वी ए माइनस वी बी, यार ये वाला कंपोनेंट इनटू ये दूरी, और ऐसे बताओ यहाँ वी ए माइनस वी डी E2 इंटू डी। अब E2 देखो बड़ा है तो ये डिफरेंस ज्यादा है, वो अगर ज्यादा डिफरेंस तो पोटेंशियल बचेगा कम। बेसिक ऑब्जर्वेशन। अब आ जाओ भाई, ये सबसे ज्यादा होगा, यहां देखो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी, यहां भी ये दूरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर ये दूरी बताओ। यहां पर अगर मैं बात करूं ए से सी के बीच में, बताओ ये एंगल 30 होगा, ये एंगल 30 होगा। तो बताओ यहां पर सबसे ज्यादा दूरी आने वाली है। तो ऑप्शन में अगर आप नजर रखें तो वी वी और बी डी में सबसे ज्यादा तो वी ए होगा, ये पक्का हो गया, और वी वी और बी डी में वी वी बड़ा है और बी डी छोटा है। तो बताओ आंसर में वी ए सबसे बड़ा, सेकंड ऑप्शन ऐसे ही नजर आ रहा भाई। आगे हमको वीसी पे जाना ही नहीं, हालांकि वीसी सबसे कम होगा क्योंकि दूरी सबसे ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबसे ज्यादा आएगा उसी की तरफ। लेकिन इतने से ही हमारा सवाल सॉल्व हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया A सेपरेशन D. It is charged to a potential difference V0. The charging battery disconnected and the plates are pulled apart to 3 times the initial separation. ध्यान दो बेटे, ये दो प्लेट था, तुमने V0 वोल्टेज से चार्ज करा तो इस पे जो चार्ज रहा होगा वो Q आ गया, C V0, C की वैल्यू रही होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V0। अब तुम बैटरी हटा दो, चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज तो फिक्स हो गया। अब सुनिएगा, ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी ऐसे, तो इन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, बताओ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा, ये दूरी D थी और ये फोर्स इस दूरी पर डिपेंड नहीं करता था। अब हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कि इन प्लेट को 3D दूरी तक ले गए। तो बताओ इस प्लेट को अगर 3D दूरी तक ले जाऊं तो कितना खिसकाया, 2D खिसकाया। तो सोचो ये इधर लग रहा था तो एजेंट को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो W एजेंट, क्या एजेंट को फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट लगाना पड़ेगा। तो W एजेंट F एजेंट इंटू शिफ्टिंग 2D, और F एजेंट होता था, याद करो, Q स्क्वायर अपॉन इसके बराबर होगा 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D आएगा, 2 से 2 कैंसिल, Q की वैल्यू बच्चों CV रख दीजिए, Q की वैल्यू CV नॉट,
तो Q हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V नॉट, ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ये आ गया। तो आंसर के हम लोग एकदम करीब आ चुके हैं। एक A एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, B नॉट स्क्वायर एक D भी कट गया, ये बच्चों आंसर आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट V नॉट स्क्वायर बाई D। फोर्थ आंसर है बेटे, फोर्थ आंसर है। आई थिंक क्लियर। इसी को कुछ लोग वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एज शोन इन द फिगर ए वेरी थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। बताओ ये मेटल का शीट है, थिन शीट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर। तो लो भाई, एक कैपेसिटर ये बनेगा, एक कैपेसिटर ये बनेगा। हमसे कैपेसिटी पूछिए तो बताओ बिटवीन द प्लेट तो D/2 पे मान लो, और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो C1 की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, C2 होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। तो ये देखो 2C हो गया, ये 2C हो गया, जहां पर C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है। अब सोचो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में C इक्विवेलेंट C1 C2, तो 2C इंटू 2C, 2C प्लस 2C, तो ये आया 2C इंटू 2C अपॉन 4C, 2C/2 यानी C। आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड, कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, three plates of common surface area A are connected as shown in the figure. The effective capacitance will be किन दो टर्मिनल के बीच, A और B के बीच, राइट। ये अंडरस्टूड है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी, तो ये अंडरस्टूड है कि टर्मिनल A और B आपको दिख रहा है, राइट। तो ऐसे सवाल को करने का तरीका था, नंबरिंग करते थे हम लोग सरफेस का। इस प्लेट की बाहर वाली सरफेस को नंबर नहीं देंगे क्योंकि वो किसी दूसरी सरफेस को फेस नहीं कर रहा, वो किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बना रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 एक टर्मिनल A लेते थे, एक टर्मिनल B लेते थे, और A और B टर्मिनल के बीच में ही हमको सारे कैपेसिटर फिट करने होते थे। तो मतलब A का कनेक्शन 2 के साथ, 2 के सामने 1, और 1 का कनेक्शन B के साथ, A का कनेक्शन 3 के साथ, 3 के सामने 4, और 4 का कनेक्शन B और 1 के साथ। तो देखो B से किया तो 1 से अपने आप हो गया। अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल आ गए, तो C इक्विवेलेंट हो गया बेटे 2C, यानी 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D। आंसर फोर्थ हो जाएगा बच्चों, फोर्थ आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसमें ज्यादातर बुक्स में ये चारों ऑप्शन ही गलत होते हैं, ज्यादातर किताबों में चारों ऑप्शन गलत होते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक बार जेईई मेंस में भी ये सवाल आ चुका है, और उसमें बाद में उन्होंने बोनस किया था क्योंकि जो चारों ऑप्शन दिए गए थे वो चारों ऑप्शन ही रॉन्ग थे, राइट। तो ध्यान से देखें, इसमें हमको इन दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी। तो ये जो इंटरफेस है, देखो बेटा, ये इंटरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं हो सकता क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री है, ये कंडक्टर नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों पैरेलल हो गए, गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसा करा। क्यों? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज V1 अलग होगा, यहाँ वोल्टेज V2 अलग होगा। ये V1 और V2 बराबर नहीं हो सकते, इक्विपोटेंशियल नहीं हो सकता। अगर ये कंडक्टिंग प्लेट होती तो बराबर होते। तो हम करते क्या ऐसे सवाल में, हम यहां से 20 से ऐसे काटते हैं, तो K1 और K3 ये दोनों सीरीज, और ये K2 K3 दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ V0 वोल्टेज मान लें, यहाँ 0 मान लें, तो फिर यहां से यहां तक का वोल्टेज और यहां से यहां तक का वोल्टेज बराबर होगा। तो करते क्या थे, K1 K3 सीरीज में होते थे, K2 K3 भी सीरीज में होते थे, और फिर आपस में पैरेलल होते थे। तो C इक्विवेलेंट
सोचो ये दोनों सीरीज में, तो K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3। हालांकि सवाल में हमसे डायरेक्ट K इक्विवेलेंट ही पूछ दिया है, तो लो भाई K इक्विवेलेंट ही निकाल देना, ठीक है। हालांकि C इक्विवेलेंट को बाद में कंपेयर करते हैं एप्सिलॉन नॉट K A बाई टी से। चलो K इक्विवेलेंट, तो इन दोनों का सीरीज पैरेलल होगा इन दो के सीरीज से, तो K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, ये आंसर आएगा बच्चों, ये आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, सेकंड आंसर होगा 14 नंबर। 15 नंबर, ए क्लोज सरफेस एस encloses a magnetic dipole of magnetic moment, लो भाई डाइपोल है, the magnetic flux emerging from the surface। तो आप बताएंगे जब एक जो मैग्नेटिक पोल्स होता है, मैग्नेटिक पोल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और दूसरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी। तो अगर आपने एक डाइपोल को ऐसे एक क्लोज सरफेस से घेर लिया, तो बताओ भाई जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस में एंटर करेंगी उतना यहां से बाहर निकलेंगी, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ पोल से घूम करके साउथ पोल में एंटर करती हैं, नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो जितना फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स होगा इस सरफेस के साथ, उतना ही फ्लक्स लीविंग फ्लक्स होगा इस सरफेस के साथ। तो नेट फ्लक्स 0 होता है क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक पोल्स मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 ही होता है, राइट। चलिए, तो इसका आंसर 0, इसका आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नेटिक फील्ड V is uniform in a region square surface area as held in the field region with the field directed normal to the surface. Now the surface is tilted by 60 degree about the diagonal। बताओ डायगोनल के अबाउट अगर 60 डिग्री घुमाया तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो 60 डिग्री घूम जाएगा। तो बताओ जो फ्लक्स आएगा वो होता है B डॉट A, तो ये हो जाएगा VA cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो VS/2 आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर, राइट। अब यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर पढ़ो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ भाई, अभी अभी करके गया मैं ऐसा सवाल, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का याद करो, K टाइम्स Q1 इनर वाला अपॉन R1 और Q इनर वाला अपॉन R2, ये आया था अभी पिछला एक सवाल करके गए थे, याद करिए। इसका मतलब Q1 को अगर कॉमन ले लें तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर स्फीयर के चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। अब पढ़िए सवाल, चार्ज ऑन द इनर सरफेस डबल। अगर बताओ इनर स्फीयर पर चार्ज अगर डबल करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल ही होने वाला है, तो आंसर होगा बिकम्स 2 टाइम्स। ऐसा सवाल अभी करके गए थे, क्वेश्चन उसी का सहारा ले लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ भाई, कह रहे हैं एज शोन इन द फिगर मैग्नेट इज मूव्ड विद ए फास्ट स्पीड। चलो भाई, इसे हम फास्ट स्पीड टुवर्ड्स ए कॉइल एट रेस्ट। ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल आर E, I and Q respectively. If the speed of the magnet is doubled, बताओ अगर स्पीड बदल दें तो क्या इस मैग्नेट के कॉइल के पास
आने का रेट बढ़ जाएगा, तो बताओ फ्लक्स के बदलने का रेट भी बढ़ जाएगा। तो ई इंड्यूस याद करो माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर फ्लक्स के बदलने का रेट बढ़ रहा है, तो अगर डी फाई बाई डी टी बढ़ रहा है तो ई इंड्यूस्ड भी तो बढ़ जाएगा। तो ई इंड्यूस्ड भी बढ़ जाएगा भाई। अब सोचो अगर ई इंड्यूस्ड बढ़ गया, फ्लक्स के बदलने का रेट बढ़ गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ गया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ गया तो आई इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड होता था ई इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड करंट भी बदल जाएगा। लेकिन याद करो जो चार्ज होता था, चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू, वो होता था डेल्टा फाई अपॉन आर, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो सोचो जरा, जो चार्ज होता था, चार्ज फ्लो, वो होता था डेल्टा फाई अपॉन आर। तो जरा बताओ, तुमने स्पीड को डबल कर दिया तो फ्लक्स तो बदला, लेकिन स्पीड अगर आप कांस्टेंट ही रख रहे हैं, जैसे पहले v स्पीड रख रहे थे, तो फ्लक्स एक कांस्टेंट रेट से बदल रहा था, राइट। स्पीड डबल कर दी तो फ्लक्स के बदलने का रेट बदल गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बदल गया। लेकिन हमारा जो चार्ज फ्लो होता है वो फ्लक्स चेंज पे डिपेंड करता है। फ्लक्स चेंज पे, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि फ्लक्स के बदलने का रेट क्या है। फ्लक्स बदलने के रेट पे डिपेंड नहीं करता है, फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आंसर यहाँ पर जो चीज नहीं बदलेगी वो होगा चार्ज, क्योंकि चार्ज फ्लक्स के बदलने के रेट से डिसाइड नहीं होगा, वो होगा टोटल चेंज इन फ्लक्स से ओनली, राइट। कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ। तो फ्लक्स v से स्पीड 2v हो गई, तो फ्लक्स हमारा एक फिक्स अमाउंट बदलेगा, तो चार्ज हमारा एक कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्लक्स के बदलने के रेट पे चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा। यानी मैं बोल सकता हूं चार्ज फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, चार्ज फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ rate of change of flux, rate of change of flux. I think clear, right? तो चार्ज तो हमारा सेम रहेगा, राइट। चलिए भाई, तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग पूछा, इनकरेक्ट पूछा, तो क्यों इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि डी फाई बाई डी टी बढ़ रहा है, डी फाई बाई डी टी बदल रहा है, राइट। यानी फ्लक्स के बदलने का रेट चेंज हो रहा है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ बदलेगा, इंड्यूस्ड करंट बदलेगा, लेकिन टोटल फ्लक्स का जो चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए चार्ज हमारा सेम रहेगा, राइट। इनकरेक्ट पूछा था। आगे बढ़ते हैं। टू इंडक्टर L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ए टाइम वेरिंग करंट फ्लो एज शोन। तो बताओ दोनों पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज ई इंड्यूस दोनों में बराबर, दोनों में बराबर। ये एरो बेटा ऐसे होगा, राइट, ये एरो ऐसे होगा, ठीक है। अब बताओ, ये होता था L1 डी आई वन बाई डी टी, ये माइनस L2 डी आई टू बाई डी टी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं L1 डी आई वन बराबर L2 डी आई टू, इंटीग्रेट कर दूंगा तो L1 डी आई वन का इंटीग्रेशन, L2 डी आई टू का इंटीग्रेशन। तो यहां से L1 आई वन बराबर L2 आई टू के बराबर होगा। हमसे पूछ रहा है आई वन अपॉन आई टू, किसी भी समय आई वन अपॉन आई टू की वैल्यू L2 बाई L1 के बराबर होगी। सेकंड आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में बेटा ऐसे समझो, इसको आप यहां ज्वाइन कर दो चाहे यहां ज्वाइन कर दो, बात एक ही है। लो भाई ऐसे कर दो, लो, तो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा। ऐसे लो, ए और बी के बीच में
हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो सोचो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, या तुम चाहो तो ये देखो वोल्टेज बराबर हो गया, तो चलो ये दोनों पैरेलल, 2 और 2 1 हो गया, 2 2 1 हो गया। तो देखो ये बन गया 2 2 1, ये 1 ओम, ये 2 2 1 1 ओम, ये बी है, ये ए है, और यहाँ एक 2 ओम। लो भाई अब बताओ 1 और 1 सीरीज में 2 और 2 के साथ 2 पैरेलल, फिर आंसर 1 आ गया। तो ये 2 ओम हो गया, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और यहां पर एक 2 ओम लगा है, और ये दोनों पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट आ गया बेटे 1 ओम 1 ओम। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट। कहाँ है आई, ये देखो। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट 15 एम्पियर, इधर 7 जा रहा है तो यहाँ 8 एम्पियर, और इस 8 में इधर 5 तो इधर 3 एम्पियर, इधर 7 आया, 3 मिलके इधर 10 एम्पियर, 10 इधर आ रहा, 3 इधर आ रहा, तो ये 13 एम्पियर। तो हमको यही पूछा 13 एम्पियर आंसर, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, two sources of EMF 6 volt, internal resistance 3 ohm, 2 ohm are connected to an external resistance R. Potential difference across the battery A, देखो भाई ये बैटरी A है, ये 6 वोल्ट और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, और इन दो टर्मिनल के बीच में अगर वोल्टेज 0 होना है तो आप बताएं, समझदार हैं आप, 6 वोल्ट का फायदा, तो यहाँ 6 का ड्रॉप होना चाहिए, तो ये करंट 2 एम्पियर होनी चाहिए, यानी यहां से करंट 2 एम्पियर आनी चाहिए ऐसे। वो अगर करंट 2 एम्पियर है, करंट बराबर टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट का फायदा, 6 वोल्ट का फायदा 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 3 2 5 5 प्लस आर, तो ये बताओ 2 हुआ 12/5 प्लस आर, यहां से 5 प्लस आर बराबर 6 आ गया, 2 से 12 को काट दिया, आर आ गया 1 ओम। आंसर आंसर क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, ये एकदम क्लियर है सबको। 23 नंबर बच्चों, 23 में जा रहे हैं, 2 बल्ब एक्स एंड वाई हैविंग सेम वोल्टेज रेटिंग, वो तो अंडरस्टूड है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर डिजाइन्ड फॉर सेम वोल्टेजेस एंड पावर दिया गया, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाई P1, इसका रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाई P2, तो बताओ P1 कम है P2 से, देख लीजिए भाई ये रेटेड पावर, तो R1 ज्यादा होगा R2 से, ये तो पक्का हो गया, ये X है, ये Y है। चलो भाई पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ Y इज ग्रेटर देन X, गलत। अब हीट प्रोड्यूस मतलब आउटपुट पावर, अच्छा दोनों सीरीज में है तो करंट तो बराबर ही जाएगी, तो पावर 1 का यानी X का I स्क्वायर R1, Y का I स्क्वायर R2, I से मैं तो बताओ पावर आउटपुट Y का ज्यादा होगा, X का X का ज्यादा होगा और Y का कम होगा, तो पावर आउटपुट X का ज्यादा Y का कम, और जिसका आउटपुट पावर ज्यादा वही बल्ब ज्यादा ग्लो करता है, तो X विल ग्लो ब्राइटर, बिल्कुल सही है। हीट प्रोड्यूस इन Y विल बी ग्रेटर देन, गलत, Y में कम है। वोल्टेज ड्रॉप इन X, अब वोल्टेज ड्रॉप देखो, करंट सेम जा रही है तो वोल्टेज ड्रॉप X का I इंटू आर एक्स, और वोल्टेज Y में I इंटू आर वाई, आर एक्स बढ़ा तो वोल्टेज X का ज्यादा होगा, Y का कम होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो जिस बल्ब का आउटपुट पावर ज्यादा वही बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, राइट। आंसर हुआ फर्स्ट, आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर बच्चों,
resistance of platinum wire at 0 degree is 2 ohm and 6.8 ohm at 80 degree. टेम्परेचर कोफिशिएंट तो बताओ R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हुआ 6.8, ये था 2, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है और टेम्परेचर का डिफरेंस 80। तो इसको डिवाइड करो 3.4, 1 प्लस 80 अल्फा, ये 2.4 बराबर 80 अल्फा। अल्फा आ चुका है 2.4 अपॉन 80। तो ये बताओ 24 अपॉन 800 हो गया। तो 3 इंटू 10 की पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस। आंसर सेकेंड आंसर। 25 नंबर, ए यूनिफॉर्म वायर डायमीटर डी है, डायमीटर डी तो एरिया ए हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसमें करंट जा रही थी 100 मिली एम्पियर और ड्रिफ्ट स्पीड थी v। अगले में डायमीटर डी बाई 2, तो एरिया हो गया इसका a बाई 4, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। करंट इसमें 200 मिली एम्पियर। तो हमसे पूछा ड्रिफ्ट स्पीड b डैश कितना होगा। तो चलिए भाई रिलेशन यूज करते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला याद है NEABD, यानी I प्रोपोर्शनल टू ABD। तो बताओ भाई I 200 अपॉन 100, रेशियो निकाल दिया I2 बाई I1। तो ये देखो A2 B डैश A1 V 2 बराबर A2 A बाई 4 है A1 का इंटू A है ये, और ये B डैश अपॉन V। तो यहां से B डैश की वैल्यू 8V आ चुकी है। तो आंसर बच्चों सेकंड हो जाएगा, सेकंड आंसर। ये देखिए ये रिलेशन आया तो मैंने I2 अपॉन I1 लगा दिया भाई। A2 ड्रिफ्ट स्पीड B डैश, A1 ड्रिफ्ट स्पीड V, सॉल्व कर दिया। आई थिंक क्लियर। उम्मीद है आप लोगों ने पेपर बढ़िया करा होगा। इसके आगे के क्वेश्चन आपके समन्वय सर करेंगे। चलिए तो बात करते हैं 26 क्वेश्चन की, और इसमें देखिए आपसे क्या बोला गया है। द RC सर्किट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी of EMF E. The time required by the capacitor to acquire maximum charge depends on, ये किस पर डिपेंड करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चार्ज का आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टो, या फिर टो को मैं बोल सकता हूं कि टो की वैल्यू जब मैं लिखता हूं तो ये आता है Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर t बाई RC। तो आप यहां से देख पाते हैं कि आपके पास किसी भी इंस्टेंट पर जो चार्ज होगा एक कैपेसिटर के ऊपर, वो डिपेंड करता है R और C दोनों पर। ठीक है, और साथ ही आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप यहां पर Q की कुछ वैल्यू रखें कि ये स्पेसिफिक चार्ज Q नॉट कब होगा या Q नॉट से कम कब हो, Q नॉट बाई 2 कब होगा, तो वो भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां पर RC की वैल्यू कितनी है या फिर टो की वैल्यू यहां पर कितनी है। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि R और C दोनों पर ये चीज डिपेंड करती है। और एक और चीज कि आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर Q नोट ना लिखिए डायरेक्टली, आप इसको लिखिए 99% ऑफ Q नोट, क्योंकि कैपेसिटर कभी भी फुल्ली चार्ज नहीं होता है। ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज की जो कमी है, जो मैक्सिमम चार्ज उस पर ये जो Q नोट की वैल्यू इस थोड़ा सा कम रहता है। T की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तभी आपके पास Q टेंड्स टू होगा Q नोट। ठीक है, अब इनफाइनाइट टाइम कभी रीच करेगा नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब आप मैक्सिमम चार्ज की बात करोगे तो मैक्सिमम चार्ज Q नोट नहीं होता है, वो Q नोट से कुछ कम वैल्यू होगी, बट नियर अबाउट Q नोट ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड B कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज बिकॉज।
तो बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर मान लीजिए इसको, तो आप अगर आपको ये नॉलेज भी नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगती है, तब भी आप इसको सोच सकते हैं। उन्होंने बोला है कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज, क्योंकि अब अगर मान लीजिए चार्ज है मास m, चार्ज क्यों, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अब इसका वेलोसिटी कब चेंज नहीं होगा? अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होने वाला है, बस इसकी डायरेक्शन बदलेगी। जैसे ये इधर जा रहा था, किसी ने इसको ऐसे पुश किया, तो इसकी बस डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन उस इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं चेंज होगी, क्योंकि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। आप नहीं बोल सकते कि भैया यहां से वेलोसिटी का कुछ चेंज होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ी है या घटी नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे काइनेटिक एनर्जी घटी है बढ़ी है? ठीक है। और दूसरी बात, जब आप प्रोजेक्टाइल की बात करते हो, प्रोजेक्टाइल आपने देखा होगा, आप यहां से जब जाते हो, प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, देखो यहां पर ग्रेविटी भी 90 डिग्री पर लगी है, लेकिन एक इंस्टेंट पर। mg फोर्स जो लगी है वो एक इंस्टेंट पर लगी है। जैसे ही इस पर फोर्स आएगी, ये अपनी हल्की सी डायरेक्शन बदलता है, ये इधर की तरफ आता है, ठीक है, ये हल्का सा यहां होगा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। यहां पर आप देखेंगे, अगर इसको बड़ा व्यू में मैं करता हूं, तो ये हल्का सा इस प्रकार से हो जाएगा, ये कुछ एंगल यहां पर बनेगा, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि जी तो अभी भी नीचे की तरफ ही रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये एंगल बन जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी चेंज करने लगती है इस वाले केस में। लेकिन जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, तो इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। अगर वेलोसिटी इधर थी, तो आपकी जो फोर्स है वो ऐसे आएगी, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की डायरेक्शन के लिए। और अगर ये मान लीजिए वेलोसिटी मान लीजिए चेंज हो गया, इसकी डायरेक्शन बदल गई, ये भैया अब ऐसे चलने लगा, तो ये फिर ऐसे लगेगी फोर्स, मतलब इसको हमेशा लगना परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ही लगने वाली है फोर्स। ये वाली चेंज होती रहती है, क्योंकि इसमें जो है आपका ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगी। इसको मतलब नहीं है कि आप किधर चल रहे हो, लेकिन इस वाली फोर्स को मतलब है कि आप कहां चल रहे हो। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। क्या b इज परपेंडिकुलर टू v, ये सही है? नहीं, सिर्फ इसकी वजह से नहीं होता, क्योंकि आपसे पूछा है ना कि क्यों, ठीक है, कारण पूछा है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू पूछा है, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन ये कारण नहीं, ऐसा होता है बट ऐसा कारण नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। आगे बढ़िए। 3 चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और आपको रेशियो बताना है आर पी आर डी आर अल्फा का, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, आपको सिंपल आपको पता है एम वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर होगा, बी क्यू वी के, साइन थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हम मानकर चल रहे हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा पहले से ही, तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं बी क्यू वी, एम वी स्क्वायर बाय आर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की वैल्यू आपको मिलेगी एम वी अपॉन बी क्यू, ठीक है, ये आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको क्या बताना है, अच्छा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से वो एक्सेलरेट भी किए गए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है सबकी सेम रही होगी, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, दैट डजंट मीन कि आपके पास v जो है वो सेम होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे कि k इज इक्वल्स टू होता है हाफ m v स्क्वायर, सबका k सेम है, तो हम यहां से v की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। v क्या आ जाएगा आपके पास 2k बाय m का अंडर रूट, ये वाली वैल्यू यहां पर उठा कर रख दो, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल्स टू m, v की वैल्यू है अंडर रूट 2k बाय m, और यहां पर है b। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो क्या, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है, तो आप इसको k को लिख सकते हो q टाइम्स ऑफ v, तो मतलब यहां पर आ जाएगा आपके पास m अपॉन बी क्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं दोनों, और सबको अंडर रूट में ही ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 2, ये होगा q स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन यहां होगा आपके पास m, ठीक है। ये आपके पास सिंपली, अच्छा सॉरी, एक छोटी सी गड़बड़ हमने की, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पे आपके पास आएगा क्यू वी। अब देखिए q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल आउट हुआ, आपके पास यहां पर आपको मिलेगा r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m 2m v
ठीक है। v यहाँ पर पोटेंशियल है, ये बात याद रखिएगा, ये यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, तो पोटेंशियल सबके लिए सेम था, ठीक है। अपॉन में है v स्क्वायर इंटू k। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको अगर m की हम बात करें तो मास सबका अलग अलग होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। v पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम है, बोला गया है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। b स्क्वायर सेम होगा क्योंकि सेम एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है। q का डिफरेंस आने वाला है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, इन बाकी सबको जो है मैं k मान लेता हूं, कोई भी कांस्टेंट, और यहां पर मुझे मिलेगा m अपॉन q, ऐसा कुछ मुझे यहां पर मिलने वाला है। तो अब देखिए आर पी रेशियो, आर डी रेशियो, आर एल्फा, ये क्या होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास यहाँ पर, कि ये तो सभी में सेम है तो मैं उसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। अब मास देखिए, मास प्रोटॉन का क्या है, हमने मान लिया m है, चार्ज उसका कितना है, E है। फिर ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन में आपके पास आ जाएगा 2m, ठीक है, मास उसका कितना हो जाएगा 2m, और चार्ज उसके ऊपर कितना आने वाला है, चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा 2e, सॉरी चार्ज उसके ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास 2m, इसका ड्यूट्रॉन का मास 2m हो गया, ठीक है, और ये आ जाएगा e। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल 4m होता है, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 2e, चार्ज कितना होता है 2e। यहां से आप देखेंगे कि अंडर रूट एम ई दोनों में सभी में जो है मतलब कॉमन है, तो यहां पर आपके पास आएगा 1 रेशो रूट 2 रेशो रूट 2, तो ये आपके पास रेशो निकल कर आएगा, तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाने वाला है। अगला देखिए, इसमें आपसे बोला गया है कि 2 इक्वल इलेक्ट्रिक करंट्स आर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। AB एंड CD आर परपेंडिकुलर, AB और CD जो है वो भी परपेंडिकुलर है, मतलब यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है टू ईच अदर एंड सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द करंट्स। ये सिमेट्रिकल है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर रहा होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा, ये बोला गया है। Where do we expect the resultant magnetic field to be zero? कहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो अब देखिए करंट ऐसे जा रहा है, तो हम यहां पर देखते हैं इस वाले रीजन में, जब करंट ऐसे है इधर की तरफ है, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इस वाले वायर की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। कैसा आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वाले वायर की वजह से देखिए तो क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्योंकि दोनों जो है करंट सेम है और ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा, इस वाली लाइन का जो डिस्टेंस होगा इस वायर से और इस वायर से, वो सेम रहने वाला है। अगर ये सारी चीजें सेम हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पर या इस रीजन में, इस लाइन पर AB पर, ये भी सेम रहने वाला है, ठीक है। और एक है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब भैया इस लाइन पर, तो ये जो OB लाइन है इस वाले रीजन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है नेट वाला वो जीरो हो गया, ठीक है। और आपसे ऑप्शन में पूछा है कि AB पर जीरो है क्या, तो पूरा एक बार लाइन देख लेंगे हम, और OB, हाँ OB पर तो जीरो होगा, ठीक है, ये तो हमें मिल गया। इसको देख लेते हैं एक बार OC को। तो यहां से देखिए करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहां पर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर दोनों ही फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब OC पर तो मैग्नेटिक फील्ड कभी जीरो नहीं हो सकता, तो यहां पर OC पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉन जीरो होने वाला है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, OC पर नहीं होगा भैया, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया, जब OC पर है ही नहीं तो OA हो या ना हो हमें क्या मतलब, क्योंकि आपने तो दोनों बोला है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे देखिए, अब हमें देखना है कि क्या AB पर है या फिर CD पर है। अच्छा, CD वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ध्यान से देखो, क्योंकि CD ये पूरी लाइन है, अगर इस लाइन पर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो आपका ये ऑप्शन भी तो गलत हो गया ना, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, AB बचेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इस वाले वायर की वजह से, और दोनों सेम होने वाले हैं, इसका मतलब इस वाली लाइन पर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो रहने वाला है। तो आपके पास ऑन AB जो है वो आंसर सही होगा। इस वाले को देखिए, इसमें आपसे बोला गया है कि I1 I2 जो है करंट फ्लो कर रहे हैं, एक इधर से आता है इधर चला जाता है, इधर से आता है इधर चला जाता है। द फील्ड इज जीरो एट अ डिस्टेंस टू द राइट ऑफ, कहां पर फील्ड जो है वो जीरो होगा, राइट ऑफ O, ठीक है, राइट ऑफ O कहां पर जीरो होने वाला है।
देखिए, अच्छा यहां से O के राइट में बोला है x डिस्टेंस पर, तो आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों वायर की वजह से, तो ये वाला वायर है और ये वाला वायर है, इन दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लाइन के ऊपर वो तो जीरो रहने वाला है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये इसी लाइन को ज्वाइन करती हुई है। ठीक है, अगला देखिए, अब बचा ये वाला वायर और ये वाला वायर, तो ये है सेमी इनफाइनाइट वायर। क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर। तो यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या कभी यहां पर जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है ना, इस रीजन में से कोई एक पोर्शन होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहा होगा। अब क्योंकि वो O से राइट साइड में है और x डिस्टेंस पर है, ये आपसे बोला गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, x डिस्टेंस पर है, ये हमने ये मान लिया। अब देखिए, मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। यहां पर ये हमारे पास हो गया और ये हो गया यहां पर a,0। हमने माना कि यहां से x डिस्टेंस पर है, ये वाला वो पॉइंट P है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होने वाला है। ये वाला हो गया आपके पास वायर, ऐसे जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक यहां पर है -a,0 पर, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? ये वाला आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा a माइनस ऑफ x, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल है a और ये है x, तो a माइनस ऑफ x ये हो गया। अगर मैं बात करता हूं इस वाले की, तो यहां से यहां तक ये है a डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हुआ? a प्लस x। तो क्वेश्चन हमारे पास लगभग सोल्व हो चुका है। ठीक है, ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है। हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड देखना है इसकी वजह से। अच्छा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको बस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। तो मैंने लिखा कि V1 शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए V2, ये कंडीशन है, तभी ऐसा होगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1। ठीक है, करंट हमारे पास I1 कैपिटल I है, तो लिख लेते हैं I1 अपॉन, यहां पर डिस्टेंस कितना है बताइए? डिस्टेंस होगा a प्लस x, ये किसके बराबर होना चाहिए? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 और यहां पर आएगा a माइनस ऑफ x। ठीक है, अब देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल आउट होगा। यहां पर आपको मिला I1 अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू I2 अपॉन a माइनस ऑफ x। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a I1 माइनस x I1 इज इक्वल्स टू a I2 प्लस x I2। x वाले एक साइड, a वाले एक साइड, तो यहां पर आपको मिल जाएगा, देखिए ये आपको मिलेगा a I1 माइनस I2 कॉमन, इधर हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा x I1 प्लस I2। तो आपको यहां से मिलेगा x की वैल्यू I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू a। ठीक है, तो आपके पास यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें आपसे बोला गया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है स्क्वायर फ्रेम से, आपको बताना है कि इनमें से किस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर के ऊपर वो जीरो नहीं है, नॉट जीरो बोला गया है। ठीक है, अब देखिए, तो जब हम बात करें यहां से, तो ये आपके पास वायर सेम है क्योंकि, तो यहां से रेजिस्टेंस होगा R और इसका R, इसका भी R, इसका भी R और सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, मतलब इस पूरे पोर्शन का रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R। अगर ऐसी सिचुएशन है भैया, तो आप एक बात बताइए, यहां से अगर करंट I फ्लो करता है तो यहां से कितना करेगा? 3I। ठीक है, और क्योंकि ये 3 वायर हैं, क्या है? 3 वायर है, और तीनों की वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप देखिए करंट आपके पास जाएगा ऐसे, ऐसे जा रहा है I। जब इससे बात करें मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, इससे बात करें अपवर्ड, इससे बात करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो तीनों की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि 3 वायर हैं, डिस्टेंस सेम है, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर आइडेंटिकल वायर है सारे के सारे, की वो 3 टाइम्स होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर बात करें इस वाले वायर की जो ऊपर की तरफ है, ये वाला जो वायर है, तो इस वाले वायर की वजह से क्या होगा? तो इस वाले वायर में है 3I करंट,
ठीक है, करंट 3 गुना है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 3 गुना होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में, तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी 3b0 होगा, और जो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी 3b0 होगा, लेकिन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो कैंसिल आउट करके क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, रही बात इन दो वायर्स की, किन दो वायर की, तो आपके पास जो ये दो वायर बचे हैं, देखो ये जो वायर है आपके पास है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये आपके सेंटर से पास करेंगे कहीं ना कहीं, अगर आप इनको एक्सटेंड करो तो ये सेंटर से पास कर रहे हैं, इसका मतलब इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर इन दो वायर का, वो 0 होने वाला है। इसका मतलब इस वाले केस में तो मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 होगा। ठीक है, अच्छा इसी से मिलता जुलता केस कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, यहां पर भी आपके पास ये जो पार्ट है, इससे जो करंट जाएगा और जो इस वाले इस पार्ट से करंट जाएगा, यहां से आई जाएगा और यहां से जाएगा 3i। सिमिलर सिचुएशन बनी बिल्कुल ऐसी ही। तो इसका मतलब इस लूप का तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होने वाला है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें इन वायर को, इस वायर को, तो ये जो वायर है इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर, इनकी वजह से 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दो वायर की वजह से एग्जिस्ट करेगा, इस वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉन जीरो होने वाला है। क्या होने वाला है, नॉन जीरो होने वाला है। और वही आपसे पूछा था, तो इसलिए थर्ड तो ऑप्शन आपका सही है। इन दोनों को भी देख लेते हैं कैसे गलत है। तो देखिए यहां से जब करंट की बात हम करेंगे तो ये जब जाएगा करंट, तो इन दो पार्ट की वजह से तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाला है, क्योंकि सेम लाइन पर है। ठीक है, अगर बात करें इसकी और इसकी, तो भैया इससे भी करंट आ ही जाएगा और इससे भी आ ही जाने वाला है। तो यहां से जो आपका पार्ट होगा और जो यहां से होगा वो दोनों के दोनों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में देखो, अपवर्ड अपवर्ड, ये डाउनवर्ड और ये डाउनवर्ड, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा ओवरऑल। इसमें देखो, तो इसमें भी सिमिलर सिचुएशन है। ठीक है, इसमें भी आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड कब और कहां 0 होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है पोर्शन देखो, आई 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 और आई, सब में करंट आई है, तो ये वाली तो बिल्कुल इसके जैसी सिचुएशन होगी। तो मतलब स्क्वायर लूप की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है सेंटर के ऊपर, ये कंफर्म है। ठीक है, बचा क्या, बचा भैया ये, अगर मान लो यहां से जा रहा होता 2i, क्योंकि यहां से आई और यहां माना हमने आई आई, तो ये कितना होगा 2i, यहां से भी 2i होगा। लेकिन भैया देखो, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा क्योंकि आइडेंटिकल वायर है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो आपके पास यहां पर भी सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा फोर्थ वाले केस में। ठीक है, अगला देखिए, इसमें आपसे बोला है कि ये फिगर दिखाई गई है, मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है आपको एट द सेंटर ऑफ द आर्क ड्यू टू द करंट पोर्शन AB। इस AB की वजह से आपको बताना है, सिर्फ इसकी वजह से बताना है, पूरे की वजह से नहीं बताना है। तो सीधी सी बात है भैया, ये जो है ना वायर, क्योंकि ये इस लाइन को ज्वाइन करता है और O इस लाइन के अलोंग आ रहा है या इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब सेंटर के ऊपर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से वो 0 होने वाला है। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें आपसे बोला है कि आपके पास एक 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, जैसे दिखाया गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है सेंटर O पर। यहां पर रेजिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं, 3 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, R, R और 2R। आपको बताना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर के ऊपर। तो बड़ी अच्छी सी बात है इसमें, एक बात नोटिस करिए आप, जब यहां से आप चलेंगे तो क्योंकि ये R रेजिस्टेंस है और ये भी R रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहां से भी करंट आपका सेम जाएगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप यहां तक होगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप यहां तक होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं भैया। ठीक है, और करंट अगर आपका यहां से जाकर ऐसे निकला है तो इसका मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई वो नहीं है, तो सर्किट बाद में नहीं दिखाया गया, तो इसलिए हमारे पास डायरेक्टली हमें पता है कि यहां से करंट आ ही जाने वाला है। तो एक बात बताइए, जब पोटेंशियल ड्रॉप हमारा सेम रहने वाला है तो जो पोटेंशियल यहां पर रहा होगा VA, उसके बाद जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो VB जो है और VC जो है वो तो सेम हो जाएंगे। अगर पोटेंशियल सेम हो गए इसका मतलब इस वाले पार्ट से तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वाले पार्ट से किधर भी, तो इसका मतलब ये तो इनइफेक्टिव हो गया,
इससे करंट ही पास नहीं कर रहे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, इससे करंट जाएगा इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब आप बात करो इससे, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो आपके पास सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि करंट सेम है, आइडेंटिकल वायर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास एंगल सेम है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दोनों का सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अगले देखिए, इसमें बोला गया है 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एक सोलेनॉइड है, 6 लेयर्स हैं उसमें। ठीक है, 6 लेयर्स हैं और हर एक में 450 टर्न्स हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, टोटल टर्न्स आपके पास हो गए 6 मल्टीप्लाई बाय 450। तो ये आपके पास आ जाना चाहिए 45, 90, 27। तो 27 आ गया। ठीक है, 2700 इतने टर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, आगे बोला है डायमीटर उसका दिया गया है आपको कितना, 2.2 सेंटीमीटर। इसका कोई काम नहीं है, बस एक छोटा सा काम है, वो ये है कि आप इसकी लेंथ और इसके डायमीटर को ऑब्जर्व करिए। ये 90 सेंटीमीटर का है और ये 2.2 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो सोलेनॉइड बनेगा, यहां से ये जो डायमीटर है इसका क्या है, डायमीटर जो है, ठीक है, डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर का है, मतलब रेडियस तो 1.1 सेंटीमीटर की हुई भैया, और ये लेंथ है 90 सेंटीमीटर। तो जो एक वर्ड लिखा होता था ना, लॉन्ग सोलेनॉइड, ये उसका यहां पर मीनिंग बता रहे हैं कि क्या है। ठीक है, कि 1.1 सेंटीमीटर की ही रेडियस है लेकिन लेंथ बहुत बड़ी है उसकी कंपेयर टू रेडियस। ठीक है, बस इसका इतना सा काम है। आगे देखिए क्या बोला गया है, उसके अंदर जो करंट है, करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है आपके पास 6 एम्पियर। बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो क्या होता है, सेंटर पर म्यू नॉट एन आई होता है। यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आपको ये एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकाल लेते हैं जरा। एन आपके पास होगा कैपिटल एन, जो एन टोटल है आपके पास, डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितनी है, 0.9। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये होता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ और यूनिट क्या है, मीटर। तो ये आ जाएगा 2700.9, ये गया 10। ठीक है, 9 से गया 3 बार 300, इसका मतलब आ गया 3000 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू रखिए। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दो। एन की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये हो जाएगा 72 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, और टेस्ला में जो है आपके पास, जब आप इसमें लिखोगे 72 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये आपका हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, गोस में। तो ये आपके पास आ गया 72 पाई जी। ये आपके पास आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले देखिए, इसमें आपसे बोला गया है कि लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, थिक कंडक्टर कैरिंग अ करंट हैज 2 सेक्शंस ए सी। ये वाले 2 सेक्शंस है उसके, आपको अलग अलग क्रॉस सेक्शन बताए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो लाइन है जो पैरेलल है इसकी एक्सिस से, इसकी एक्सिस से ये पैरेलल है, मतलब इसका डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस सेम होगा। पैरेलल का मतलब ये है। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, B1 B2 B3 में क्या रिलेशन होगा। तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है, B.dl इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। ठीक है, आई एनक्लोज्ड या आई इनसाइड आप लिखते हो इसको। तो अगर मैं यहां पर एक ऐसे लूप मानता हूं, एम्पियर्स लूप, तो इससे जो करंट पास करेगा वो सेम होगा। यहां पर एक लूप ऐसे मान लेता हूं सेम रेडियस का, यहां पर भी एक लूप सेम रेडियस का मान सकता हूं। तो इन सभी लूप्स के अंदर, ठीक है, रेडियस मैंने कितनी मानी, ये जो डिस्टेंस इनके बीच में, एक्सिस और लाइन के बीच में, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर जितने भी लूप्स बनेंगे उन सब के अंदर से करंट सेम पास करेगा। क्या करेगा, करंट सेम पास करेगा। यहां करंट सेम होगा, डीएल की वैल्यू सेम होगी, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सभी से सेम आने वाला है। इसका मतलब आप बोलोगे B1 इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू B3। ठीक है, क्योंकि आई सबके लिए क्या है, सेम है। ठीक है, और जो आप
लूप यहां पर कंसीडर करोगे, एम्पियर्स लूप आप कंसीडर करोगे, वो भी सेम रेडियस का होगा, तो मतलब जो डीएल को आप इंटीग्रेट करके जब निकालोगे 2πr लिखोगे तो वो भी सेम आएगा। तो आपके पास यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपसे बोला गया है कि आपके पास 2 पॉइंट्स है ए और बी एट along its axis at a distance 24 centimeter 48 centimeter on the opposite side। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा at this point। तो B is inversely proportional to DQ, ये होता है। तो आपको BA और क्या बताना है, रेशियो बताना है ना, तो रेशियो बताना है आपको किस किस का, these points, और A और B मतलब A और B आपको ऐसे बताना है रेशियो। तो ये आ जाएगा dBQ अपॉन dA। अब रेशियो निकाल रहे हैं तो यूनिट्स का आपको बस ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो यूनिट सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं dB अपॉन dA का क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा dB कितना है, dB इज 48, dA कितना है 24 की पावर 3, 2 टाइम्स मतलब 8 आ गया आपके पास। तो यहां पर आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें आपसे बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन एनक्लोज्ड सरफेस रेस्पेक्टिवली इज φ1 एंड φ2 द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड दी। ठीक है, हमने मान लिया ये सरफेस है हमारे पास। अगर मान लो यहां से पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव का चार्ज क्यू होता, तो आप इससे बोलते जो फ्लक्स पास कर रहा है वो होता Q बाय एप्सिलॉन नॉट एंड यू टेक दिस चार्ज और दिस फ्लक्स एज पॉजिटिव, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो एग्जिट करने वाला फ्लक्स है उसको आप क्या लोगे, उसको आप लोगे पॉजिटिव। तो ये एग्जिट करने वाला है मतलब इसको हम लेंगे पॉजिटिव। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता मतलब अंदर की तरफ आता फ्लक्स, इसको हम लेते नेगेटिव, क्योंकि चार्ज यहां पर नेगेटिव हो जाता। तो इसका मतलब ये होगा आपके पास नेगेटिव। तो छोटी सी बात होगी क्या, कि आपको फाई टोटल निकालना है और आपको पता है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन सा है, बाहर जाने वाला, और नेगेटिव कौन सा है, अंदर आने वाला। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा φ2 माइनस φ1, ये आपके पास फाई टोटल हो गया। आपको बताना है चार्ज यहां पर कितना होगा। तो इसके लिए मैं लिख लूं इसको कि चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1। तो Q एनक्लोज्ड आ जाएगा आपके पास φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ गया चार्ज एनक्लोज्ड। अगला देखिए, अच्छा इसमें आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाने वाला है। ठीक है, यहां पर बस देखिए एक ही गड़बड़ है, φ2 माइनस φ1 इन्होंने लिखा लेकिन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट किया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है हमारे पास। डिवाइड में तो आएगा ही नहीं, ये तो गलत ही हो गया। मल्टीप्लाई में आ सकता है, तो यहां पर इन्होंने प्लस ले लिया इसलिए ये भी गलत है। इसको देखिए, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो देखिए ये दो आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 2C। फिर आपको दिखाई देगा कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है भैया, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा क्या होता है, ये होगा 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C। तो आपके पास ये C निकल के आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास रिजल्टेंट C हो गया। तो देखिए अब आपके पास इक्विवेलेंट फिगर आपके पास कैसी बन गई, यहां पर है 2 कूलम का, 2 यहां पर फेरेड का आपके पास कैपिटल है 2C। ठीक है, 2C आपको यूनिट यहां पर दी गई, तो ये आपके पास हो जाएगा ये कितना है, ये आपका C आता है करके, और इसके पैरेलल में एक और C कनेक्टेड है। बाकी सब तो हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, फिर यहां पर एक और 2C कनेक्टेड है, ये C हो गया, ये 2C हो गया। तो अगेन देखिए इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2C बनेगा, वापस से 2C और 2C को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा C बनेगा, ये और ये कंबाइन करके आपके पास बनेगा C। क्या बनेगा C। तो अल्टीमेटली आपके पास जो फिगर बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी कि भैया यहां पर है आपके पास 2C, यहां पर है आपके पास एक कैपेसिटर C, तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है यहां से और यहां से बीच में। तो क्या दिख रहा है आपको, ये क्या ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा C प्लस 2C, तो ये आ जाएगा 3C। तो 3C आपके पास यहां पर आंसर होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, तो बताना है कि इनमें से ये कौन सा मटेरियल है, तो आपके पास ये कौन सा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, इसमें आपको बताना है ये हमने मान लिया VD, आपको बताना है कि
VD का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल बताने के लिए एक छोटी सी बात समझिए कि यहां से जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज यहां से भी जाएगा। ठीक है, तो मतलब चार्ज ऑन C1 will be equals to चार्ज ऑन C2, ये होने वाला है। तो C1 पर चार्ज कितना है, तो चार्ज आपके पास आएगा C1 इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, हमने मान लिया कि V1 ज्यादा है तो V1 माइनस VD हो गया इज इक्वल्स टू C2 इंटू, अब यहां पर क्योंकि V1 ज्यादा था तो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, अब VD ज्यादा होगा V2 से तो आप लिखेंगे VD माइनस V2। तो ये आ गया आपके पास C1V1 माइनस C1VD इज इक्वल्स टू C2VD माइनस C2V2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो C1V1 प्लस C2V2, ये वाला इधर चला गया और इसको हम ले आते हैं इधर, तो ये आपके पास बन जाएगा C1 प्लस C2 इंटू VD। तो यहां से आपके पास VD की वैल्यू आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर जो है ये C1 ये गलत लिखा हुआ है, C2V1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर ये होगा C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें आपसे बोला गया है कि R1 की वैल्यू तो है 1 और R2 कितना है आपके पास 2 ओम का है, आपको बताना है कि इस इनफाइनाइट सीरीज का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप अगर देखो ध्यान से, तो ये वाली जो यहां से यहां तक की जो ब्रांच होगी, क्या ये आपको पूरी ब्रांच के जैसी नहीं दिखाई दे रही? भाई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से हमने एक ब्रांच निकाल ली तो कुछ थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, वो तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इनफाइनाइट माइनस 1 कितना होता है, इनफाइनाइट ही होता है ना। तो आप यहां पर इसको बोलेंगे कि ये क्या है, R इक्विवेलेंट है। टोटल भी R इक्विवेलेंट ही होगा, यहां से यहां तक जो है R ही हमने मान लिया। तो आप इसको लिखेंगे आप इसको ऐसा बना लेंगे कि यहां से यहां तक जो RAB होगा, RAB जो होगा वो R के बराबर है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये आपका R है। अब बस इसको सोल्व करना है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है तो ये आ जाएगा 2R अपॉन R प्लस 1, ये सीरीज में आ जाएगा उसके बाद, और किसके बराबर होगा, R के बराबर। तो यहां से आपको मिलेगा 2R प्लस R प्लस 2 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2R से 2R कैंसिल आउट, यहां पर आपको मिल जाएगा R स्क्वायर माइनस R माइनस 2। तो ये आपके पास आएगा R स्क्वायर माइनस 2R प्लस R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो R माइनस 2 और R प्लस 1 आपको मिलेगा। अब देखिए या तो वो आपके पास होगा R माइनस 2 0 या होगा R प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा R इज इक्वल टू माइनस 1 जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहां से आपको मिलेगा R इज इक्वल टू 2 जो कि पॉसिबल है। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें आपसे बोला गया है फाई की वैल्यू गिवन है और आपको बताना है कि यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 5t क्यूब माइनस 100 t प्लस 300, t 5 बाई dt कितना होगा, ये आपके पास आएगा 15t स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, d 5 बाई dt एट t इज इक्वल टू 2 कितना होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 100 मतलब माइनस का 40। ठीक है, लेकिन आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है माइनस का d5 बाय dt। इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस के 40, तो माइनस माइनस 40, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, प्लस का 40 वोल्ट। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो सेकंड सही होने वाला है। अगला देखिए, इसमें आपसे बोला गया है कि आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन A एंड B। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपको सीरीज में नजर आ रहे हैं, और ऐसा हर एक रेजिस्टेंस के साथ में, हर एक पार्ट के साथ में, ये देखो
यहां पर देख लो, ये देख लो और ये देख लो, तो सबके सब 2R हो जाएंगे। तो यहां पर आप बोलेंगे कि इस वाली ब्रांच में यहां R है, ये A पॉइंट है और इसको हमने लेट्स से नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D। तो यहां पर C को जो कनेक्ट करने वाला है, यहां पर एक R ये जुड़ा हुआ है और एक यहां पर आ जाएगा 2R। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा जरा देख लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 2R इंटू R अपॉन 3R। तो ये आपके पास आ जाएगा 2R/3। अब देखिए आपने क्या किया है, इतने पोर्शन का रिजल्टेंट निकाला है 2R/3 और इतने पोर्शन का भी रिजल्टेंट निकाला है आपने 2R/3। ये भी सेम 2R/3 होगा आपके पास और ये भी सेम होने वाला है 2R/3। तो यहां पर आपके पास ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी जिसमें यहां 2 है R/3, यहां भी है 2R/3, ये 2R/3 हो गया और ये भी 2R/3 हो गया। अब देखिए क्या आप बोल सकते हो कि इन दोनों का तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सीरीज से निकलेगा और कॉम्बिनेशन कितना आएगा 4R/3। इनका भी इक्विवेलेंट कितना आएगा 4R/3। फिर वापस से ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में जुड़ेंगे, सीरीज में जुड़ेंगे। तो आपके पास सॉरी पैरेलल में जुड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 4R/3 एक, 4R/3 दूसरा, ठीक है। ये हो गया A और ये हो गया B। तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, इस रेजिस्टेंस का आधा, मतलब R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 2R/3। तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें आपसे बोला गया है कि LR सर्किट है और यहां पर जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज किया गया है, तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या करंट इंक्रीज करेगा विद टाइम, ठीक है, क्या डिक्रीज करेगा विद टाइम। तो देखिए I इज इक्वल टू होता है I नोट 1 माइनस e टू द पावर t बाय 2, ये होता है। तो आप यहां से देख सकते हो कि करंट जो है वो धीरे धीरे करके यहां पर इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे t आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, टाइम आपका बढ़ेगा, तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो आपके पास इसमें ये ऑप्शन तो गलत हो गया, डिक्रीज तो करेगा नहीं, इंक्रीज करेगा, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपके पास यहां पर सही हो जाएगा। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में बोला गया है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर डिक्रीज इंक्रीजेस, तो ऐसा नहीं होता है। अक्रॉस द इंडक्टर जो है वोल्टेज इनिशियली सबसे हाई होती है, इनिशियली सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होता है और विद टाइम वो पोटेंशियल ड्रॉप घटता जाता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट ये वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये आपके पास अलग अलग तरीके के लूप है, ठीक है। इससे जो आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है EA, यहां से है EB, यहां से EC और ED। आपको इनमें रिलेशन बताना है क्या होगा अगर ये लूप ऐसे जाए और सबके सब सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं इस लूप के अंदर। तो देखिए आप यहां पर बोलेंगे कि जिसकी साइड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो सबकी सेम है, तो आपके पास होता है BLV E के बराबर। तो लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी, लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी जो एंटर कर रहा है, जिस साइड से वो एंटर कर रहा है, तो जैसे ये वाली साइड है ये 2L है, तो अगर इस वाली लेंथ की हम बात करेंगे तो ये लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसमें EMF ज्यादा इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, या इंड्यूस होगा। अब देखिए इन दोनों में ये दोनों साइड तो बराबर है, तो उसका मतलब EC और ED का जो EMF है वो तो बराबर होने वाला है। मतलब आपके पास एक सिचुएशन तो हो गई है कि EC विल बी इक्वल्स टू ED, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहां पर देखिए EA इक्वल हो जाएगा EB के, क्योंकि इन दोनों की भी जो लेंथ है वो बराबर है जो एंटर करेगी, ठीक। अब इनमें से किसका ज्यादा होगा, तो जो लेंथ ज्यादा है, जो लेंथ ज्यादा है, जो जिस साइड से एंटर कर रहा है वही आपके पास EMF ज्यादा होगा, क्योंकि लेंथ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो A और B का इंड्यूस्ड EMF है वो कम होने वाला है और C और D का ज्यादा होगा। मतलब आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।